हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रियम्बल के बारे में, जो कि पार्ट 1 था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर प्रियम्बल होता क्या है, ये हमारे किस बेसिस पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसका टेक्स्ट क्या है और प्रियम्बल का जो है इंग्रेडिएंट्स क्या है। और हम ये भी समझे थे कि वेदर द प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। आप पूरा वीडियो देखिए, इसमें कट करके या हाफ वीडियो देख कर मत छोड़िए। इससे क्या होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा जो हमने बताया है वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा प्रियम्बल का। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो प्रियम्बल्स में टर्म दिए गए हैं, उसका कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे इंडियन पॉलिटी के लिए। तो उसके बारे में समझेंगे कि इस टर्म्स का मतलब क्या होता है और क्या ये ज़रूरी है समझना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो दोस्तों, ये जो भी टर्म दिए गए हैं प्रियम्बल में, ये जो है बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये फंडामेंटल है और ये बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक ये टर्म्स आप नहीं समझेंगे, चाहे आप कितना भी पॉलिटी पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर लीजिए, लेकिन ये छोटे छोटे जो टर्म्स हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इसका मतलब क्या होता है इंडियन पॉलिटी के लिए अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, वो समझ में क्लियर रूप से नहीं आएगा। तो ये जो टर्म्स है, इसी पे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रुका हुआ है। यही जो है बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है इसको। और इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है इसको कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कोई भी लोग, कोई भी सरकार इसको या कोई भी कानून के द्वारा जो है इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक टर्म्स है और उतना ही ये इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल में जो टर्म्स दिए गए हैं, सबसे पहले बात करेंगे सॉवरेन, संप्रभुत्व। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, क्या हम लोग हमेशा से सॉवरेन हैं या कब से सॉवरेन हुए, ये भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो वर्ड्स हैं सॉवरेन, इसका मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व। द टर्म सॉवरेन इट एम्प्लाइज द इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमेनियन ऑफ एनी अदर स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो देश है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है और किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे संस्था का उपनिवेश नहीं है। इसका जो है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इट इज़ अ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इंडिया इज़ द फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे हम फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं, या किसी तरह का इंटरनली जो हम लॉ बनाते हैं, उस पर किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे संस्था का कोई अधिकार नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सॉवरेन का मेन मतलब यही होता है कि हम फ्री हैं, अपना जो है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए हम फ्री हैं। और एज अ सॉवरेन नेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी देश से अपना जो है टेरिटरी ले भी सकते हैं और किसी देश को अपना टेरिटरी दे भी सकते हैं, एग्रीमेंट के थ्रू या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है हम इसमें जो है अपना फ्री हैं कंडक्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस कंडक्ट करने के लिए हम फ्री हैं। तो सॉवरेन का मतलब ही यही होता है कि किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हमारे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इंटरनली जो भी हम पॉलिसी बनाते हैं, उसमें किसी देश का दबाव नहीं होना चाहिए। तो मैन सॉवरेन का मतलब यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी देखिए, फ़िलहाल ही में जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया पे दबाव बना रहा है या टैरिफ या किसी तरह का दबाव बना रहा है ताकि पॉलिसी जो है इंडिया चेंज करे, तो ये क्या है, वन टाइप ऑफ थ्रेट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये जो है हमारे प्रभुत्व पे क्या है, एक हमला है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाएंगे, उसके फेवर में पॉलिसी बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए जो है खतरा है। हम फिर सॉवरेनिटी पे यहाँ पे क्वेश्चन उठना लाजमी है।
अब समझते हैं कि क्या हम हमेशा से सॉवरेन हैं? नहीं, हमेशा से सॉवरेन नहीं है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उससे पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो हमारा देश था वो क्या था? डिपेंडेंसी था, कॉलोनी था। किसका? ब्रिटिश एम्पायर का। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हम डिपेंडेंसी थे, डिपेंडेंट थे, कॉलोनी था हमारे इंडिया में। और उसके बाद आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और पूरे देश में लागू हुआ, तब तक उस बीच में हम क्या थे? डोमिनियन स्टेट थे। यहाँ पे स्टेट का मतलब हो गया नेशन, राष्ट्र। तो हम लोग क्या थे? डोमिनियन स्टेट थे, मतलब उपनिवेश था भारत में। मतलब आप अफेयर्स अपना चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस समय क्या था? हमारा कानून बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, उसी बीच में संविधान बना। जब पूरी तरह से संविधान बनकर तैयारी हो गया और लागू हो गया, तब हम लोग पूर्ण रूप से क्या हो गए? गणराज्य हो गए। सॉवरेन जो है पूर्ण रूप से सॉवरेन रिपब्लिक हो गए। उससे पहले हम लोग डोमिनियन थे और 15 अगस्त 1947 से पहले हम लोग डिपेंडेंट थे, मतलब कॉलोनी था हमारे देश में। तो ये था अभी, और अभी तक हम लोग सॉवरेन हैं। तो सॉवरेन का मेन मतलब यही होता है, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इवन कि प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हमारा जो स्टेट था वो डोमिनियन कब से कब तक था। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 के बीच में जो था हमारा देश, डोमिनियन स्टेट था। उसके बाद हम लोग पूर्ण रूपेण सॉवरेन हो गए। अपना पूरा जो है इंडिया जो है डिक्लेयर कर दिया, इंडिया डिक्लेयर एज अ फुल फ्लेज सॉवरेन रिपब्लिक। उसके बाद किसी दूसरे देश का या किसी दूसरे संस्थान का हमारे देश पर कोई जो है अधिकार या उस तरह से दबाव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरा वर्ड्स जो हमारे प्रीएम्बल में है, सोशलिस्ट, समाजवादी। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? समाजवादी एक व्यक्ति होता है जो कि समाजवाद नामक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा पे निर्भर करता है। उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है समाज में न्याय स्थापित करना, समानता स्थापित करना, और जितने भी संसाधन हैं वो सभी लोगों में समान रूप से वितरण करना। तो इस टाइप का जो विचारधारा है उसको हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा या सोशलिस्ट बोलते हैं। इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो समाज में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, वेलफेयर स्टेट का एक जो है आपको इंस्पिरेशन रखना, सभी को जो है कोऑपरेशन करना, समाज में एक दूसरे का जो भेदभाव है उससे ऊपर उठकर काम करना और एक वेलफेयर स्टेट बनाना। यही जो होता है एक समाजवादी का जो है एक इंस्पिरेशन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। समाज में जो असमानता है उसको कम करना, गरीबी को कम करना, जो दलित पिछले वर्ग है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो भी उस लेवल पे जाएं। तो इस तरह के विचारधारा को ही हम लोग सोशलिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं ये सोशलिस्ट जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ? तो ये ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। तो क्या 76 से पहले हमारा जो देश था वो सोशलिस्ट नहीं था? नहीं था, पहले से ही इंस्पिरेशन है। तभी तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में DPSP को ऐड किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक जो है वो ऐड किया गया हमारे संविधान में, और ये राज्य को निर्देशित करता है कि जो भी इस DPSP में है उसको धीरे धीरे जब उस लेवल पे चला जाएगा, जो देश है पूरा फुलफिल हो जाएगा, जब ज़रूरत लगे तो ये जो है इस तरह के आर्टिकल्स जो दिए गए हैं उसको जो है इम्प्लीमेंट करना राज्य का एक कर्तव्य बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है। जब स्टेट चाहे, जब उस लेवल पे चला जाए तब उसको फुलफिल करना है। तो पहले से ही हमारा जो इंस्पिरेशन था वो सोशलिस्ट था, तभी तो DPSP को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इवन कि इसके बाद
1955 में कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ एडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन इन इट्स अवधि सेशन, जो कि मद्रास में एक जगह है अवधि, वहाँ पे सेशन हुआ था, उसमें अडॉप्ट किया था कि हमारा जो समाज होगा, हमारा जो देश होगा वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे होगा। हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा देश जो है एक सोशलिस्टिक पैटर्न पे चले, जहाँ पे समानता, गरीबी को दूर करना, सभी को समान अधिकार मिलना, सभी को न्याय दिलाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इस तरह की समाज का हम कल्पना करते हैं। वहाँ पे उन्होंने लक्ष्य रखा था। तो हम कह सकते हैं कि इवन कि हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ये ऐड किया गया, लेकिन इससे पहले भी जो हमारा माइंडसेट था, हमारा जो फोरफादर थे, उसका जो माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं झलकता था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में। तो ये था अपना सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अब समझते हैं कि सोशलिस्ट जो है वो कितने टाइप के हैं। सोशलिस्ट जो है दोस्तों ये दो टाइप के हैं, एक है कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट और दूसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट जो होता है वो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी संसाधन हैं उसका वितरण है और जो भी कंट्रोल है, ओवरऑल कंट्रोल जो होता है वो स्टेट के हैंड में होता है। और यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है अबॉलिश किया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं होता है, सभी कंट्रोल जो होता है स्टेट के हाथ में होता है। तो इस तरह के जो है कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट को हम लोग स्टेट सोशलिस्ट भी बोला जाता है, इसीलिए इसको स्टेट सोशलिस्ट भी बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरा जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है जो हम लोग के देश में है, वो फेथ करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड एंटरप्राइजेज वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट जो है संस्था जो है एंटिटी जो है को एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड। तो इस तरह का जो है हमारा सोशलिस्ट है। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने भी बताया था कि हमारा जो सोशलिस्ट है, हमारा जिस टाइप का जो है सोशलिस्ट है वो सिर्फ नेशनलाइजेशन करने का सोशलिस्ट नहीं है। हमारा सोशलिस्ट ऐसा है कि जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ हम लोग नेशनलाइज करेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पे नेशनलाइज नहीं करेंगे। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे जो है नकारा भर से इंडिया केस में बताया था कि सोशलिस्ट हमारा जो देश में है वो किस टाइप का सोशलिस्ट है। ये सोशलिस्ट है गरीबी कम करने का, ये सोशलिस्ट है असमानता कम करने का, ये सोशलिस्ट है भेदभाव को कम करने का। तो इस तरह का जो है सोशलिस्ट हमारे देश में है, पॉजिटिव सोशलिज्म है। और ऑन द अदर हैंड दूसरा जो होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जहाँ पे पूरा कंट्रोल स्टेट का होता है। तो उस टाइप का हमारा नहीं है, हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो ये समझे। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो सोशलिस्ट पैटर्न है, सोशलिस्ट का क्रेडेंशियल है, उसको कहीं ना कहीं कम किया है। और अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर है जिसको निजी कर दिया गया है, जिसको निजी हाथों में दे दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करता है हमारे सोशलिस्ट को, हमारे सोशलिस्ट पैटर्न को। सोशलिस्ट पैटर्न को क्यों डैमेज करता है? सोशलिस्ट का मेन उद्देश्य ही यही है कि जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है, उसको अगर वो घाटा में भी चल रहा है तो उसको बरकरार रखना है, उसको जो है बचा कर रखना है। गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करे ताकि वो आम लोगों के लिए वो लाभकारी हो सके। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर टेली कम्युनिकेशन को लीजिएगा अभी, तो बीएसएनएल का क्या हाल है अभी हम सब जानते हैं। वो गवर्नमेंट एंटिटी है, पब्लिक सेक्टर है। और ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर को आप इतना बढ़ावा दे रहे हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे और भी जितने भी कंपनी हैं, उसको जो है बढ़ावा दे रहे हो। तो वो क्या कर रहा है? मोनोपोली कर रहा है। और मोनोपोली से क्या होता है? हमारा जो है आम लोगों को परेशानी होता है। जब मन होता है तब रिचार्ज को बढ़ा दो, जब मन होता है तब टैरिफ बढ़ा दो। तो ये क्या है, इस टाइप के जो माइंडसेट है वो जो है आम लोगों के लिए सही नहीं है। इसीलिए बोला गया है सोशलिस्ट में कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है या गवर्नमेंट एंटिटी है या पब्लिक सेक्टर है, उसको बचाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि मार्केट में आम लोगों को
उसका फ़ायदा मिल सके। क्योंकि ये अब इस तरह का चल रहा है, बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर है जो कि निजी हाथों में दे दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोशलिस्ट पे एक तरह का धक्का है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन कि एसए में भी पूछ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप सोशलिस्ट जो है हमारा क्रेडेंशियल धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करिए। तो आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको मीनिंग क्या है उसका, क्या किस तरह से हमारा डायल्यूट हुआ, 1991 में जो रिफॉर्म हुआ था एलपीजी, उससे क्या हुआ, अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो किस तरह से डाइल्यूट कर रहा है सोशलिस्ट का। तो ये मेन था हमारा ये सोशलिस्ट, और इसको जब हम लोग समझेंगे तब जाके एक अच्छा आंसर जो है आप माइंड में फ्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये सोशलिस्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष क्या है। हमारे प्रियम्बल में तीसरा वर्ड्स दिए गए हैं धर्मनिरपेक्ष, वो क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम समझते हैं सेकुलर। सेकुलर का अर्थ मीनिंग समझने से पहले उसको हम समझते हैं कि पूरा दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कितने टाइप के स्टेट हैं। तो हम समझते हैं ऑन टाइप्स ऑफ स्टेट जो है एथियस्टिक स्टेट जो कि है नास्तिक, नास्तिक राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट जो कि है धर्मतांत्रिक, धर्मतांत्रिक राज्य, और एक है सेकुलर स्टेट जो कि है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। तो ये तीन तरह के जो हैं स्टेट होते हैं, और कहाँ कहाँ पे किस तरह के जो है लोग रहते हैं, और किस तरह का जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किस तरह का स्टेट कौन सा है वो समझेंगे। नास्तिक स्टेट वैसा स्टेट, एथियस्टिक स्टेट उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी तरह के कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, वो किसी धर्म किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, वैसा देश को हम लोग बोलते हैं एथियस्टिक स्टेट। दूसरा होता है थियोक्रेटिक स्टेट, धर्मतांत्रिक, वैसा स्टेट जो एक पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देता है और उसका अपना स्टेट रिलीजन घोषित करता है, वैसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं थियोक्रेटिक स्टेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लीजिएगा थियोक्रेटिक स्टेट में, तो जैसे हो गया बांग्लादेश, हो गया आपका बांग्लादेश, आपका हो गया पाक, हो गया पाकिस्तान, हो गया श्रीलंका, हो गया। तो इस तरह के जो हैं देश हैं, वहाँ क्या है एक पार्टिकुलर रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग थियोक्रेटिक स्टेट। ऑन द अदर हैंड सेकुलर स्टेट उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी धर्म को, जहाँ पे किसी धर्म को एक स्टेट धर्म अपना घोषित नहीं किया है, वहाँ पे सभी धर्मों को समान जो है रिस्पेक्ट, समान अधिकार प्राप्त है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इसी को हम लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिएगा तो यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, इस तरह के जो देश है यहाँ पे क्या है धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, सभी धर्मों का समान अधिकार है। अगर उसका पॉपुलेशन कम भी है फिर भी वहाँ पे जो है स्टेट का सपोर्ट होता है उनका। तो इसीलिए सेकुलर स्टेट जो है हम लोग इंडिया में इसको अडॉप्ट किए हैं, सेकुलर। अगर एग्जाम्पल लीजिएगा एथियस्टिक स्टेट का, तो जैसे चाइना, जापान, चाइना में क्या है वहाँ पे स्टेट जो है, वहाँ की सरकार जो है नास्तिक को प्रमोट करता है, किसी धर्म को न मानने की जो है वहाँ पे अपील करता है। तो यहाँ पे 90% लोग जो हैं चाइना में वो क्या है नास्तिक हैं, वहाँ कोई भी धर्म, कोई भी भगवान ईश्वर को नहीं मानते हैं। ऑन द अदर हैंड थियोक्रेटिक स्टेट जो है जहाँ पे एक धर्म को बढ़ावा दे के उसको स्टेट जो रिलीजन घोषित किया हुआ है, जैसे पाकिस्तान हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी धर्म जो है उसको स्टेट सपोर्ट करेगा, सभी धर्मों को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो
तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेकुलर स्टेट और धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे यूएसए और इंडिया। तो हम लोग समझ गए हैं कि सेकुलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे क्या होता है सभी धर्मों का समान अधिकार है और उसका कितना भी कम पॉपुलेशन है फिर भी स्टेट से, सरकार से उसको सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को हम लोग सेकुलर स्टेट कहते हैं। और इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है। ये ऐड कब किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड? सेकुलर वर्ड जो है प्रियम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया। लेकिन क्या इससे पहले हम लोग सेकुलर क्रेडेंशियल नहीं था हमारा देश का? था। इससे पहले जो है 1977 में जो ऐड किया गया, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेकुलर स्टेट को क्लैरिफाई कर चुका है। क्योंकि इवन दो एक्सप्लिसिटली मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है सेकुलर, फिर भी जो हमारा जो है माइंडसेट जो है, इंस्पिरेशन जो है वो सेकुलर का है। इसीलिए तो आर्टिकल 25 to 28 जो है ऐड किया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट रखा गया। अगर सेकुलर स्टेट नहीं होता तो फंडामेंटल राइट कैसे होता? सभी को, सभी धर्म के वर्गों को जो है फ्रीडम दिया गया। क्यों दिया गया? वो सेकुलर स्टेट का ही मानसिकता था, इसीलिए बाद में ऐड किया गया। लेकिन इससे पहले भी हमारा जो क्रेडेंशियल था, हमारा जो माइंडसेट था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर जो फ्रेम किए थे, उसका जो था इंस्पिरेशन था, वो क्या था? सेकुलर था। तो इसीलिए इवन दो वी एडेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले भी हम सेकुलर क्रेडेंशियल था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का। क्योंकि आर्टिकल फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर है। तो ये था मेन सेकुलर का अर्थ। बहुत से अभी सेकुलर पे भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या हमारा देश जो है 76 में जो है ऐड किया गया, इसके लिए हम अभी सेकुलर मान रहे हैं? नहीं, सेकुलर जो है हमारा देश पहले से ही सेकुलर माइंडसेट था, पहले से ही सेकुलर विचारधारा था। सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त करने का ये हक है यहाँ पे। और स्टेट जो है, जो सरकार जो है, वो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों को समान अधिकार दें, समान रूप से देखे, उसके साथ भेदभाव ना हो। तो इस तरह का समाज जो है हम लोग सेकुलर स्टेट में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये 3 टाइप का स्टेट था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन: एथियस्टिक स्टेट, थियोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट। हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपको प्रीलिम्स में या कहीं पे आपको इन जनरल नॉलेज के लिए आपको काम आएगा। जैसे आप सेकुलर का मेन जो अर्थ था यहाँ हम लोग समझे, इसको डिवाइड किए, सभी को समझाने की कोशिश किए कि धर्मतांत्रिक स्टेट जहाँ पे पार्टिकुलर एक रिलीजन को वहाँ पे अपना स्टेट रिलीजन घोषित किया जाता है, और सेकुलर स्टेट में किसी धर्म को स्टेट रिलीजन घोषित नहीं किया जाता है। वहाँ पे सभी धर्मों का समान अधिकार होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ। सबको जो है स्टेट से समान जो है सपोर्ट मिलता है। तो ये था अपना एक सेकुलर जो कि प्रियम्बल में दिया गया है, तीसरा वर्ड्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और 3 वर्ड्स हम लोगों ने आज समझा: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सब के बारे में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। और हो सकता है 3 पार्ट में जाएं, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है। हमको लगा कि ये बेसिक चीज़ें सभी स्टूडेंट को, सभी को समझने की ज़रूरत है, तब आगे जो है आपका पढ़ने में आसानी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।